गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस जीके का प्रैक्टिस सेट। हर बार की तरह फिर से कह रहा हूं कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही यूजफुल है। अब इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, तो क्वेश्चन देखिए सभी उन चीजों पर आधारित हैं, उन टॉपिक्स पर आधारित हैं जो आपके पिछले सालों में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। आपको करना क्या है, जहां पर भी आप स्टडी कर रहे हैं, घर पे स्टडी कर रहे हैं या कहीं कोचिंग ले रहे हैं, तो आपको थ्योरी बहुत अच्छे से याद करनी है और रिवीजन करते रहना है उसका, और उसके साथ साथ ये प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको, जिससे आपको ये पता लग पाए कि जो थ्योरी का टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उससे सवाल कैसे कैसे अभी तक पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना कैसी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या चाहिए, आप कमेंट करके हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो गलत हो रहे हैं बताने के बाद भी तो कोई नहीं, उसको दोबारा से रिवीजन करेंगे आप, वो चीजें दोबारा से रिकॉल हो जाएंगी। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीजें भूल रहे हैं आप, कहां पे आपको ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, आपके सामने है क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। 21, अ राइज इन सेंसेक्स मीन्स, ये जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स में बढ़ोतरी होना, इसका क्या मतलब है? सेंसेक्स में बढ़ोतरी होना, सेंसेक्स में बढ़ोतरी होना, इसका क्या मतलब है बताओ। जीएस के अंदर इकोनॉमिक्स का ये सवाल है आपका। तो ए ऑप्शन दिया है, अ राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि देखो यहाँ टर्म जो आ रही है वो मैं बताता जाऊंगा आपको। यहाँ पे एक टर्म आई BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स का मतलब क्या है, ए में बता रहा है कि BSE के अंदर जो कंपनी की लिस्ट है, कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है, उनके शेयर की वैल्यू में अगर बढ़ोतरी होती है तो वो है सेंसेक्स। ठीक है, या बी, अ राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। दूसरा ऑप्शन कह रहा है NSE में जो टॉप कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनके प्राइजेस में अगर बढ़ोतरी होती है, शेयर के प्राइस में बढ़ोतरी होती है तो वो सेंसेक्स है। सी, एन ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एन ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कंपनियों का समूह रजिस्टर्ड है ये BSE के साथ, उसके पूरे समूह के शेयर में जो है बढ़ोतरी देखने को मिले। और सेम ये है आपका, अ राइज इन प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इधर डी, तो 21 का आंसर देंगे आप। 21, तो देखो NSE की जो लिस्टेड कंपनी है उनको कहा गया है निफ्टी। निफ्टी में कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, निफ्टी में ग्रुप ऑफ कंपनी शामिल होती हैं, उनका शेयर की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये यहां NSE में देखने को मिलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और BSE में कौन सी कंपनी आती हैं, जो सेंसेक्स में शामिल होती हैं, सेंसेक्स में शामिल होती हैं। ठीक है, तो सी, एन ओवरऑल राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनी, कंपनियों के समूह के ओवरऑल जो शेयर है उनकी प्राइस में जो ओवरऑल प्राइसेस है बढ़ोतरी हो रही है, वो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर्ड हैं उनको सेंसेक्स कहा गया है। यानी कि सेंसेक्स मतलब लिस्ट ऑफ कंपनीज, लिस्ट ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विथ NSE BSE। ठीक है, क्लियर, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। तो यहां देखेंगे आप, देखो ये सब आता है कैपिटल मार्केट के अंदर, ये सब आता है कैपिटल मार्केट के अंदर। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है पूंजी बाजार, पूंजी
बाजार। और पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने वाली बॉडी का नाम है क्या? सेबी, SEBI, सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी जो है कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं। BSE के अंदर कौन सी कंपनी आती हैं? तो उनकी लिस्ट को हम कहते हैं सेंसेक्स, और NSE के अंदर जो कंपनी आती हैं उनकी लिस्ट को हम कहते हैं निफ्टी। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना है। तो ये तो कैपिटल मार्केट हो गई। वहीं मनी मार्केट की बात करें, मुद्रा बाजार की, तो मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है RBI। ठीक है, RBI मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है, और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, नरसिम्हा कमेटी वॉज रिलेटेड टू। जो नरसिम्हम समिति था, नरसिम्हा समिति थी, उसका संबंध इनमें से किससे है? उच्च शिक्षा में सुधार के लिए, कर संरचना में सुधार यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर में सुधार, या बैंकिंग संरचना, बैंकिंग स्ट्रक्चर में सुधार से संबंधित है नरसिम्हन कमेटी, या योजना कार्यान्वयन सुधार यानी कि जो प्लानिंग है उसको क्रियान्वित करने से संबंधित है। तो नरसिम्हन कमेटी का संबंध किससे है बताएंगे एक बार। नरसिम्हन कमेटी, सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे। ठीक है, रिवीजन आपका होगा, समझिए इस चीज को, है ना। अगर कोई चीज याद नहीं आएगी, आपको आंसर याद नहीं आ रहा है, तो उसका क्या मतलब है? आपको रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें जो है नरसिम्हन कमेटी जो है बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से संबंधित है, यानी कि बैंकों की संरचना में सुधार के लिए नरसिम्हा कमेटी ने सिफारिशें, रिकमेंडेशन दी थी सरकार को। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, नरसिम्हन कमेटी बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। ठीक है, अब आपके लिए सवाल है, आपके लिए सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। सवाल नंबर 1 आपके लिए, क्या भारत की पहली बैंक कौन सी थी? भारत की पहली बैंक कौन सी थी? बैंक का क्या नाम था? ये पहला सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो हर क्लास में आंसर देगा, हर क्लास में पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट होगा, वो हम अनाउंस करेंगे। आपका ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है शुरुआत से ही। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं, जो हर क्लास में आंसर देगा और करेक्ट आंसर देगा, मतलब जो परसेंटेज ऑफ आंसर देने की जो कैपेसिटी है आपकी, वो सही ज्यादा हो और गलत कम हो, तो ये देखा जाएगा। तो उसके बिहाफ पे आपको कई ऑफर मिलेंगे। ठीक है, हमारी तरफ से। तो पहला सवाल याद रखें ना, और इसका आंसर आपको पता ही है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल है आपका, द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन। बोकारो एक जगह है, बोकारो एक जगह है, तो बोकारो का जो थर्मल पावर प्लांट है, बोकारो, द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड, कहां पर है? तो बोकारो एक जगह है ना, और वहीं पे एक थर्मल पावर प्लांट है, तो उसे बोला गया है थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो, यानी कि बोकारो का थर्मल पावर प्लांट। ये कहां पर स्थित है? बिहार में, या छत्तीसगढ़ में, या झारखंड में, या उड़ीसा में? बता दो भाई। आसान सवाल है, 23rd, आसान सवाल है 23rd, तो आंसर देंगे। देखो, झारखंड, झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में जो है बोकारो सिटी है, तो बोकारो में स्टील प्लांट, वो थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है, तो उसे जो है इसकी लोकेशन क्या हो गई? झारखंड।
तो बोकारो जगह झारखंड में है। अब बोकारो से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो वो झारखंड ही आंसर होगा उसका। तो बोकारो में थर्मल पावर स्टेशन है और बोकारो कहां पर आता है? झारखंड में आता है। ठीक है, झारखंड में आता है, तो ये याद रखना है आपको। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, ये इसका मैंने आंसर बता दिया। अब मुझे आप बता दीजिए, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम 5 ईयर प्लान, ये सवाल नंबर दूसरा है। सवाल दूसरा, जो प्रथम 5 ईयर प्लान है वो किस पर आधारित थी? किस पर आधारित थी? यानी कि मॉडल बताना है, किस मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। देखिए, जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं अभी या जो बाद में देखें, लेकिन इन सवालों के जवाब देने की कोशिश हमेशा कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। समझिए, इस बात की गहराई को समझिए, आप लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल है। अब ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन है, वो बोकारो डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड में है। और बोकारो बी थर्मल पावर स्टेशन हैज एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 630 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और एंड द फर्स्ट यूनिट वाज कमीशनड इन मार्च 1986। इसकी पहली यूनिट मार्च 1986 में एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और कोनार नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सी नदी है? कोनार नदी। और द डिफंक्ट बोकारो अ थर्मल पावर स्टेशन विच was commissioned in 1952 was scrapped, is place of which and 500 megawatt units। ठीक है, किस कंपनी के द्वारा? BHEL भोपाल। इसमें BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 2016। BHEL एक कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और ये है आपका बोकारो थर्मल पावर प्लांट। ठीक है भाई, चलो आगे बात करेंगे हम। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही से मैच नहीं कर रहा है? 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कौन सा मैच नहीं कर रहा है, सही से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा। तो राउरकेला जो है उड़ीसा में है, जमशेदपुर झारखंड में है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, भिलाई जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये मैच नहीं कर रहा है। भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। भिलाई कहां है? छत्तीसगढ़ में। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि आपसे पूछा है कौन सा मैच नहीं कर रहा है, उसका नाम बताओ। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मुझे सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? शुरू किया गया। आप लोग आंसर कैसे देंगे? ये सवाल नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 उसका आंसर। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, ये आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आगे बात करेंगे 25, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित होते हैं? अब आपको पता है वायुमंडल की परत होती है ना, वायुमंडल की लेयर्स होती हैं। तो आपसे सवाल पूछा गया है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, जो कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर बनाने में मदद करती हैं, तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, जो संचार उपग्रह हैं, वो कौन सी लेयर में विराजमान होते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, लोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। ये तो आसान सवाल है,
बता दो एक बार। 25। 25, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो, ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो एग्जोस्फीयर में विराजमान रहती हैं। कहां पर? एग्जोस्फीयर। ठीक है, एग्जोस्फीयर में कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है वो उपस्थित रहती हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा एग्जोस्फीयर। आगे अब मैं दिखा देता हूं आपको डायग्राम में एग्जोस्फीयर कहां है। ये देखिए, सबसे नजदीकी परत है ट्रोपोस्फेयर, और फिर है ये बीच में ओजोन लेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और ये एग्जोस्फेयर। ठीक है, एग्जोस्फेयर। तो ये याद रखना है आपको, ये लेयर्स होती हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर पोजिशनड एट अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर हाइट अबव द अर्थ। पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होती हैं, है ना। और एग्जोस्फेयर इज द आउटर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव 640 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। Therefore, the communication satellite located outermost layer of the atmosphere in the exosphere। ठीक है, तो exosphere में जो है यहां पे याद रखना है आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक्सोस्फीयर, एकदम अपर मोस्ट लेयर वायुमंडल की। ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना है आपको। आपके लिए सवाल, अगला सवाल नंबर 4 ही है ना। सवाल नंबर 4 वो क्या है? कितने लैटिट्यूड होते हैं? लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड कितने होते हैं टोटल? कुल कितने, है ना, कुल कितने लैटिट्यूड हैं, ये याद रखना है आपको। अगला सवाल हम बात करेंगे 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। निम्नलिखित में से वह पार्लियामेंट की कौन सी समिति है, कमेटी है, जिसमें राज्यसभा के लोग शामिल नहीं होते? जिसमें राज्यसभा के लोग शामिल नहीं होते। तो लोक लेखा कमेटी, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, प्राक्कलन समिति और कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस यानी कि सरकारी आश्वासनों पर समिति। तो पार्लियामेंट जो काम करती है वो अलग अलग कमेटी गठित करती है, फिर अलग अलग कमेटी वो काम करती हैं और अपना रिपोर्ट देती हैं। तो वही पूछा है, ये चारों जो है पार्लियामेंट में की कमेटी हैं। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कमेटी में जो सदस्य होते हैं तो उनमें राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होता। वो किस कमेटी में, किस कमेटी में जो कुल टोटल सदस्य होते हैं उनमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा। 26 बताएंगे। 26 बताओ भाई, 26 का आंसर। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन होती है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग इसमें भी होती है। एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी में ओनली लोकसभा के मेंबर होते हैं, ओनली लोकसभा मेंबर इसके सदस्य होते हैं, है ना। इसमें राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। सवाल है आपके लिए, सवाल 5। संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल से, किस आर्टिकल में दी गई है? कौन सा वो आर्टिकल है जो संयुक्त बैठक से संबंधित है? सवाल कमेंट में आंसर जरूर देंगे सभी लोग, डेली चेक किया जा रहा है, ठीक है। यहां एक बार देख लीजिए डिटेल। एस्टीमेट कमेटी, अब इस कमेटी में कुल 30 सदस्य होते हैं। एस्टीमेट कमेटी में कुल 30 सदस्य होते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी,
अब इसमें 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, इसमें कुल 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो देखो इन तीनों में तो राज्यसभा से भी सदस्य आते हैं, लेकिन ये जो एस्टीमेट कमेटी है इसमें जो 30 मेंबर की ये कमेटी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और कोई नहीं होता। ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखेंगे आप। अगला सवाल है, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित होती है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है? बताओ भाई। तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है, तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर सकती है भारत की संसद। कौन करेगा? तो भारत की संसद करेगी आर्टिकल 124 के तहत। आर्टिकल 124, ठीक है। पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ा सकती है, न्यायाधीशों की संख्या इंक्रीज कर सकती है। ठीक है। अब देखो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 26 जनवरी 1950 को, तब इसमें कुल जज कितने थे? 8 थे। 8 में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था और 7 अन्य जज होते थे। ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें, तो वर्तमान में कुल 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा क्या? पार्लियामेंट। क्लियर? सवाल आपके लिए है सवाल नंबर 6, सवाल 6, वो क्या है? हाई कोर्ट में अन्य जजेस की नियुक्ति कौन करता है? सवाल नंबर 6, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला सवाल है 28, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 28। बताओ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भैया महात्मा गांधी ने किया। किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, ये आंसर याद रखेंगे। आपके लिए सवाल है सवाल नंबर 7, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस किस साल आए? किस साल में आए? ठीक है, इसका आंसर देना है आपको। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29, द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और विनोबा भावे
जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, या अशोक मेहता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 29, बताओ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी, किसके द्वारा? तो भैया देखो, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो सी आंसर इसका हो जाएगा, सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपके लिए है, सवाल अगला 8वां, वो है कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई और किसने की? किसने की? आंसर देना है कमेंट बॉक्स में सभी को। ठीक है, फायदा आपका है इसमें, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग आंसर दें। ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स UGI? हाल ही में किस राज्य में शहरी प्रशासन सूचकांक में शीर्ष रैंक हासिल की है? हाल ही में किस राज्य ने शहरी प्रशासन सूचकांक UGI में शीर्ष रैंक यानी कि टॉप रैंक हासिल की है? बताओ, टॉप रैंक हासिल की है, वो कौन सा राज्य है जिसने अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप रैंक हासिल की है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक। तो देखो, ये अभी का है, करंट अफेयर का सवाल है। तो शहरी प्रशासन सूचकांक में केरल ने टॉप रैंक हासिल की है, और ये जो इंडेक्स है अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? जारी कौन करता है इसको? तो प्रजा फाउंडेशन, प्रजा फाउंडेशन, प्रजा फाउंडेशन जारी करता है इसको। ठीक है, केरल ने टॉप किया है। सवाल आपके लिए, सवाल है आपका अगला 9th, वो है भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किस राज्य में है? भारत में किस राज्य में, किस राज्य में साक्षरता दर, साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है, इसका आंसर देंगे। लिटरेसी रेट किस स्टेट की सबसे ज्यादा है? लिटरेसी रेट किस स्टेट की सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सिर्फ करंट अफेयर को छोड़ के, करंट अफेयर वाले क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि ये तो अभी का है, तो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी GS GK के जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले सालों में पूछे जा चुके हैं, और या पिछले सालों में पूछे गए टॉपिक से संबंध रखते हैं, और जो भविष्य में भी पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक पढ़िए अच्छे से, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो दोस्त शेयर जरूर करना है आपको, और लाइक करना है, और क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मैं प्रेमपाल सिंह आज के लिए आपसे विदा लेता हूं, इस प्रॉमिस के साथ कि कल फिर मिलेंगे कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।